नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना। दोस्तों जैसा कि आज है आपका 1 सितंबर 2023 और आज जो है आपका एमटीएस का एग्जाम शुरुआत हो गया है। पहले शिफ्ट का एग्जाम समाप्त भी हो गया है एमटीएस का। पहले शिफ्ट के एग्जाम में जीके जीएस, करंट अफेयर, साथ ही साथ इंग्लिश के जो भी फ्रेज है, एंटो है, सैनो है, सभी के सभी प्रश्नों को लेकर आ गया हूं। जैसे कि आप दोस्तों जानते हैं, मैं आपको 100% ओरिजिनल प्रश्नों के साथ साथ इंपोर्टेंट फैक्ट टू फैक्ट एक्स्ट्रा फैक्ट दूंगा, जो आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए आपको रामबाण साबित होगी। और जो बच्चे पीडीएफ बाय करके यहाँ पे प्रैक्टिस कर लिए थे, उनको जो है आज फायदा देखने को मिल गई होगी एग्जाम के अंदर। तो देखिए दोस्तों, क्या क्या प्रश्न पूछे गए थे। देखिए, एक प्रश्न आपसे पूछा गया था कि विराट कोहली ने 2022 में T20 क्रिकेट में किस आंकड़ा को छुआ है। इस प्रकार से पूछा गया था कि किस आंकड़े को जो है पार किए हैं, किस आंकड़ों तक पहुंच गए हैं। आपके ऑप्शन था 4000, 8000, 5000, 9000। आप जानते हैं कि T20 क्रिकेट में विराट कोहली ने नवंबर 2022 के अंदर यह आंकड़ा पार किया था 4000 का। तो यहां पे जो आंसर है ये 4K हो जाएगा, 4K राइट आंसर हो जाएगी। विराट कोहली की बात करें तो काफी जो है आपका इंपॉर्टेंट प्लेयर है, इंडिया का कैप्टन भी है। तो आपको इनके बारे में अधिक से अधिक जानकारी पहले भी दे चुका हूं, अभी भी दूंगा। विराट कोहली ने नवंबर 2022 में 4000 रन की आंकड़ा पार कर लिए थे T20 क्रिकेट में। वनडे क्रिकेट में सबसे अधिक रन अभी है सचिन तेंदुलकर के नाम, जो रहेंगे ही, और विराट कोहली शायद इसे तोड़ेंगे। इसके अलावा दूसरा स्थान पे श्रीलंका का हरफनमौला कुमार संगकारा, तीसरा स्थान पे रिकी पॉन्टिंग, सबसे अधिक बार विश्व कप जिताने वाला कप्तान ऑस्ट्रेलिया का। इसके अलावा सनत जयसूर्या श्रीलंका का 4 नंबर पे, और विराट कोहली 5 नंबर पे, और 6 नंबर पे महिला जयवर्धन। अगर आपको याद हो कि जो पिछले साल जीडी का एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया था कि महिला जयवर्धन को रैंकिंग के क्रम में रन बनाने के रिलेशन में किसने खसका दिया है, तो विराट कोहली वहां पर भी आंसर था, क्योंकि विराट कोहली पहले 6 पर थे, अब 5 पे आ गए हैं। विराट कोहली आईपीएल में सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं, तो यह बात भी आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे अधिक एक आईपीएल में रन बनाकर ऑरेंज कैप प्राप्त करने वाले खिलाड़ी कौन है, तो ये भी विराट कोहली हैं। विराट कोहली एक जो ऑरेंज कप प्राप्त किए हैं उसमें सबसे अधिक रन बनाने वाले जितने भी ऑरेंज कप होल्डर हैं, है ना, सबसे अधिक रन बना के ऑरेंज कैप प्राप्त करने वाले भी विराट कोहली हैं। आईपीएल में 6000 रन की आंकड़ा पार करने वाले वो भी सबसे कम मैच में कौन है, तो ये आपका डेविड वार्नर है। इससे पहले और भी है, शिखर धवन वगैरह भी है, लेकिन ये सबसे कम मैच में आपका जो है 6000 रन पार किए थे, कौन, डेविड वार्नर। इसके अलावा एक प्रश्न आपसे पूछा गया, भीतर गांव का ईंटों का मंदिर कहां स्थित है। भैया, भीतर गांव के ईंटों का मंदिर जो है ये उत्तर प्रदेश के कानपुर जिला में स्थित है ना, उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित है। इनके अलावा खजुराहो का मंदिर ये चंदेल शासकों ने बनवाया था, ये भी आपके मध्य प्रदेश के खजुराहो में स्थित है। इनके अलावा राजराजेश्वर मंदिर ये चोल शासकों के द्वारा बनवाया गया था, जो तंजावुर में स्थित है। कोणार्क का मंदिर ये उड़ीसा में स्थित है। सबरीमाला अयप्पा मंदिर ये केरला में स्थित है। लक्ष्मण मंदिर कंदरिया महादेव का मंदिर ये मध्य प्रदेश में स्थित है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। पीताम्बरा देवी का मंदिर, राम राजा का मंदिर, ये भी आपका जो है मध्य प्रदेश में ही स्थित है ना। जगन्नाथ मंदिर हो गया, लिंगराज मंदिर हो गया, ये आपका भुवनेश्वर में स्थित है। जगन्नाथ मंदिर, लिंगराज मंदिर के साथ साथ आपका गोटीपुआ डांस उड़ीसा में मिलेगा, और शास्त्रीय नृत्य ओडिशा में ओडिसी मिलेंगे आपको। कामाख्या मंदिर ये असम में स्थित है, यहाँ पर आपका अंबुबाची मेला होता है। और असम में और कौन सा एक विस्तृत फेस्टिवल है भाई, माजुली फेस्टिवल, और त्योहार कौन से, तो बिहू त्योहार। तो ये तीनों असम के नाम से जरूर याद रखना। इसके अलावा शोभना नारायण पूछा था, है ना, शोभना नारायण बता चुके भाई। शोभना नारायण और रोशन कुमारी, इन दोनों को अटैच रूप से पूछा गया था कि किस नृत्य से संबंधित है। देखिए, यहाँ पे आज पहले शिफ्ट में नृत्य को अवार्ड से रिलेट करके नहीं पूछा गया है, तो ये अच्छी बात है आप लोगों के लिए। तो शोभना नारायण जो है ये कथक से संबंधित है। रोशन कुमार जो है ये भी आपके कथक से ही संबंधित है। 1984 में रोशन कुमार को पद्मश्री दिया गया था, और 1975 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। रोशन कुमार का तो वैसे कोई फिक्स घराना नहीं है, लेकिन अगर आपसे कभी घराना पूछ ले तो आपको जयपुर घराना बताना है। इनके अलावा शोभना नारायण से आपको एक ही सवाल पूछता है कि इनको पद्मश्री कब मिला था, तो इनको पद्मश्री 1992 में दिया गया था। ये कथक के नर्तक है, नर्तंगना है, जो भी है ना, मतलब डांसर है ना, कथक के, ठीक है भाई। इनके अलावा कथक नृत्य के प्रमुख कलाकार जो हैं ये पंडित बिरजू महाराज हैं, है ना, जो किस घराने से हैं, इनका घराना पूछा जाता है पंडित बिरजू महाराज का। तो आपको कालका विंदा दीन घराना यानी लखनऊ घराना सीधे सीधे बताना है ना, अगर नाम से पूछे तो कालका विंदा। इनके अलावा सितारा देवी, रानी कर्ण, है ना, ये नालिनी कमालिनी, ये दोनों बहन है, अस्थाना बहन है, ये भी आपका जो है कथक से ही संबंधित है, ठीक है। रानी कर्ण भी है, तो ये सब ध्यान रखेंगे। कथक कहाँ का नृत्य है, तो ये उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। और कथक नृत्य में क्या है भाई खास, तो इसमें हिंदू के
जो हिंदू धर्म के जो लोग के नृत्य की परंपरा है ये तो है ही अटैच, इसके अलावा इसमें इस्लाम धर्म के भी कुछ समावेशन देखने को मिलता है, क्योंकि ये अवध के नवाब के काल में फले फूले थे, बाजिद अली शाह के काल में। इनके अलावा राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, गद्दाम पद्मजा रेड्डी, वेदांतम सत्यनारायण, गुरु वेम्पति चित्ता सित्तम, ये सब कुचिपुड़ी से संबंधित नर्तक और नर्तकी हैं, जिनमें आपको रेड्डी फैमिली सीधे सीधे याद रखना है। जो भी रेड्डी रहेगा सीधे हम कुचिपुड़ी के पास चले जाएंगे, जो भी सिंह सरनेम रहेगा या झावेरी बहन रहेगा तो हम मणिपुरी के पास चले जाएंगे, जो भी हमारा महाराज सरनेम रहेगा तो हम कत्थक के पास चले जाएंगे, और भी है क्या कुल्लू, और भी है क्या कुल्लू, है ना। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। महापात्रा है ना भाई, महापात्रा अगर रहेगा तो आप चले जाओगे कहां पे, ओडिसी नृत्य के पास। तो ये कुछ कुल्लुए हैं जो आपके एग्जाम में काम आएंगे। इसके अलावा कुमारी कमला, सरोजा वैद्यनाथन, रुक्मिणी देवी अरुंडेल, नर्तकी नटराज, अमर वेलवेल्ली, टी वाला सरस्वती, ये सभी के सभी भरतनाट्यम के प्रमुख नर्तक और नर्तांगना है। तो ये बात भी ध्यान रख लेंगे। इनके अलावा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार झंडा किस गेट पर फहराई थी आजादी के बाद? तो स्वाभाविक सी बात है 15 अगस्त की बात कर रहे हैं हम। तो 15 अगस्त पे आप जी जानते हैं कि ये परंपरा भी बन गया है कि 15 अगस्त के अवसर पे प्रधानमंत्री झंडा लाल किला पे फहराते हैं, और गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी के अवसर पे झंडा का जो कार्यक्रम है ये आपका राजपथ पे होता है, जिसका वर्तमान नाम कर्तव्य पथ हो गया है, जो दोनों दिल्ली में ही स्थित है। लेकिन आपको जो है गणतंत्र दिवस पे राष्ट्रपति के द्वारा कर्तव्य या राजपथ पे, और 15 अगस्त पे प्रधानमंत्री के द्वारा लाल किला पर झंडा फहराया जाता है। तो पहली बार भी लाल किला पर भी झंडा फहराए गए थे जेएल नेहरू के द्वारा। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू लखनऊ अधिवेशन, है ना, लाहौर लिखिएगा यहां पे, ठीक है। लाहौर अधिवेशन 1929 में अध्यक्षता संभाली थी, जिसमें देश में प्रथम बार स्वतंत्रता की मांग की गई थी अंग्रेजों से। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। और स्वराज शब्द की जो प्रयोग है, ये दादा भाई नौरोजी ने 1906 कोलकाता अधिवेशन में किए थे। दोनों में एक अच्छा खासा फर्क है, एक बार सिर्फ प्रयोग किया गया और एक बार मांग किया गया। तो जो मांग किया गया ये नेहरू साहब ने अध्यक्षता संभाले थे 1929 लाहौर में, और जो सिर्फ प्रयोग किया गया ये 1906 में दादा भाई नौरोजी ने अध्यक्षता संभाले थे। इसके अलावा 15 अगस्त के अवसर पे प्रधानमंत्री लाल किला पर, और 26 जनवरी के अवसर पे गणतंत्र दिवस के अवसर पे राष्ट्रपति साहब जो है कर्तव्य पथ पे झंडा फहराते हैं। भैया ये कर्तव्य पथ जो है राजपथ का नया नाम है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है भाई। इनके अलावा अगला है हमारा कि मंदारिन किस देश की भाषा है? सब दिन बताते आए हैं मेरे दादा कि जो भी भारत के पड़ोसी देश हैं, इसका 3 चीज याद रखना है आपको। एक तो एचडीआई याद रखना है, याद रखना है, जनसंख्या घनत्व याद रख लेना है, और इसके अलावा आपका भाषा याद रख लेना है, कुछ प्रमुख त्योहार याद रख लेना है, सभी पड़ोसियों देश का सीमा रेखा याद रख लेना है। तो ये सबसे आपको 1-2 नंबर मिल जाएंगे फ्री के अंदर भाई। तो इसके अलावा यहाँ पे जो आज पूछा गया है इन्हीं में से पूछा गया, इनके अलावा नहीं, इन्हीं में से पूछा गया आपसे कि भाई मंदारिन भाषा किस देश की है। जैसा कि आप जानते हैं कि मंदारिन चाइना का जो भाषा है ना उसे मंदारिन कहा जाता है। और आपको यह भी पता होगा कि दुनिया में इंग्लिश के बाद, क्योंकि इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज है, इनके अलावा जो है सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा जो है ये मंदारिन ही है ना। तो मंदारिन आपका राइट आंसर किसका हो जाएगा? चीन का हो जाएगा। दुनिया की जो अंग्रेजी के बाद सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा आपका मंदारिन है। इंडिया में पहला हिंदी है, दूसरा बंगाली है और तीसरा मराठी है। तो ये तीनों बात ध्यान रखेंगे। भूटान की राजकीय भाषा काफी बार एसएससी ने एग्जाम में पूछा है, तो जोखंगा होता है, जोंगखा है ना। इस प्रकार से भूटान की आधिकारिक भाषा है। बांग्लादेश की राजकीय भाषा नाम पे ही है बंगाली। म्यांमार की राजकीय भाषा बर्मा, पहले हम बोलते थे म्यांमार को, तो बर्मी भाषा जो है म्यांमार का है, तो ये भी नाम के ऊपर ही है, तो इसको याद करने की इतनी जरूरत नहीं है। इसके अलावा श्रीलंका में जो बोली जाने वाली भाषा है ये तो एक आपका सिंगली है, जो श्रीलंका का जो है आपका मतलब जो वहां का स्थानीय भाषा है सिंगली। श्रीलंका में विशेषकर सिंगली बोली जाती है, लेकिन श्रीलंका में तमिल भाषा भी बोली जाती है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। और नेपाल में नेपाली भाषा बोली जाती है। पाकिस्तान में हिंदी और पंजाबी के मिक्सअप जो हिंदी होती है ऐसा ही बोली जाती है पाकिस्तान में। तो आपको अगर पाकिस्तान की भाषा देखेंगे तो पंजाब की भाषा से काफी मेल खाते रहते हैं। इनके अलावा एक किताब का नाम आपसे पूछा गया है। आज जो है हीरो हीरोइन का किताब लिए हैं, तो आने वाले शिफ्ट में भी हीरो हीरोइन का किताब जरूर आएंगे। इस हिसाब से मैं अंदाजा लगा रहा हूं। यहाँ पे मैं आपको अधिक से अधिक हीरो हीरोइन का किताब बताऊंगा जो काफी बार एग्जाम में पूछे गए हैं। क्रैंकिंग डिकोड माय जर्नी, है ना। क्रैंकिंग डिकोड माय जर्नी के लेखक कौन है? तो आयुष्मान खुराना है ना। ये वाला गीत सुने होंगे ना आपने, पानी दा, ये वाला भैया, तो ये आयुष्मान खुराना के गीत है आपका। और ये आयुष्मान खुराना का किताब भी आपका क्रैंकिंग डिकोड, है ना। इसके अलावा अनफिनिश्ड, ये प्रियंका चोपड़ा की पुस्तक है। प्रियंका चोपड़ा को आप जानते ही होंगे, अंदाज वाला पिक्चर वाली हीरोइन। इसके अलावा द बाइबिल प्रेगनेंसी के लेखक हैं करीना कपूर, है ना। करीना कपूर तैमूर के जन्म के बाद ये लिखे थे। इनके अलावा रोमांसिंग विथ लाइफ के लेखक जो है ये आपका देवानंद साहब है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इनके अलावा
एन अनसुटेबल बॉय करण जौहर। इसके ऑप्शन में आपको विक्रम सेठ भी रहेगा जब भी ये किताब आएगा, क्योंकि विक्रम सेठ का भी इसी प्रकार का किताब है, बस ए लगा के जो है अलग कर दिया गया है। देखिए विक्रम सेठ साहब जो किताब लिखे हैं, ए सुटेबल बॉय और ए सुटेबल गर्ल, ठीक है, ये दोनों किताब विक्रम सेठ साहब का है। और ये है आपका अनसटेबल, जो ना फिट नहीं बैठता है सटीक, है ना, अनसटेबल जो लिखा है ये करण जौहर लिखे हैं, है ना। कॉफी विद करण तो आपने प्रोग्राम देखे ही होंगे, तो जानते ही होंगे करण जौहर कौन है। इनके अलावा नील नदी कहां गिरती है, भैया नील नदी के बारे में क्या ही कहना, ये तो काफी फेमस क्वेश्चन है और एसपीडी के पहले ही पेज में है। नील नदी कहां गिरती है, तो ये आपका भूमध्य सागर में गिरती है। नील नदी कहां गिरती है, भूमध्य सागर में। नील नदी का जो उद्गम है ये कहां से होती है, तो विक्टोरिया लेक से होती है, विक्टोरिया झील से होती है। नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है, लेकिन अगर दुनिया की सबसे बड़ी नदी कहेगी तो अमेजन नदी है। दुनिया की सबसे बड़ी सहायक नदी कहेगी तो अमेजन की ही सहायक नदी है मेडिरा, ये दुनिया की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इनके अलावा एशिया की सबसे लंबी नदी अगर आपसे पूछ ले, एक सेकेंड, हाँ, एशिया की सबसे बड़ी जो लंबी नदी है ये आपका यांगटीसी कियांग है, एशिया का, चाइना के अंदर जो है फ्लो होती है, एशिया की सबसे लंबी नदी है। विश्व की सबसे लंबी नदी आपका नील हो गया। भूमध्य सागर में जो पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न होती है, इसके बारे में भी आपको जानकारी चाहिए। पश्चिमी विक्षोभ की घटना जो है ये आपके भूमध्य सागर से उत्पत्ति होती है और ये भारत के, है ना, उत्तर पश्चिमी साइड यानी पंजाब हरियाणा साइड में बिन मौसम बरसात कराते हैं, ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया। इसके अलावा स्वेज नहर किसको जोड़ते हैं, तो आप कहेंगे जी लाल सागर से भूमध्य सागर को जोड़ते हैं। स्वेज नहर की लंबाई वगैरह तो बता ही दिया हमने, 164 किलोमीटर है और टोटल करेंगे तो और भी ज्यादा हो जाएंगे। बन के तैयार हुआ था 1869 में, ये सब बात आपको ध्यान रखना। 1956 में राष्ट्रीयकरण किया गया था, ये सब बात ध्यान रखना है। नील नदी पर जो बांध है इसका नाम है जी आसवान बांध, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। एक आपसे पूछा गया है सेल लाइक हॉट केक्स, तो सेल लाइक हॉट केक्स का मतलब होता है बहुत ज्यादा प्रचलित हो जाना, बहुत ज्यादा लोकप्रिय हो जाना, बहुत ज्यादा लोकप्रिय हो जाना। मोदी साहब जो है बहुत ज्यादा लोकप्रिय हो गए हैं, ठीक है भाई। इनके अलावा केक वॉक का मतलब क्या होता है, आसान कार्य। इसे कैसे याद रखेंगे, जो केक होता है ना आराम से मुंह में डालो, आराम से पिघल जाता है, चबाने वाने की कोई जरूरत नहीं है। तो केक वॉक जो है ये काफी आसान जर्नी कहिए, काफी आसान कोई भी काम जो होगा वो केक वॉक होता है। रिपल्सिव का सिनोनिम्स आया है भाई, रिपल्सिव क्या होता है, घृणात्मक होता है, घृणात्मक, है ना, घृणात्मक होता है रिपल्सिव। इसका अगर सिनो की बात करेंगे तो डिसगस्टिंग हो जाएगा, डिसगस्टिंग हो जाएगा, ऑब्सकेन हो जाएगा, है ना, बेतुका बोलते हैं ऑब्सकेन को, है ना, शॉकिंग हो जाएगा। ऑफुल माने भय पैदा करने वाला, हॉरिबल माने डरावना, और जो चीज डरावना होगा संभवतः वो घृणात्मक भी हो सकता है, ठीक है। तो इससे जो मिलता जुलता वर्ड होगा आपका आंसर हो जाएगा। इसका अगर उल्टा करेंगे तो अट्रैक्टिव हो जाएगा, है ना, अट्रैक्टिव हो जाएगी। इसके अलावा डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में आपसे अंतर पूछ लिया है, ये तो बोनस के नंबर दे गए भाई, ये तो बोनस के नंबर दे गए भाई। सभी आजकल डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड तो यूज करते ही हैं कि ये क्या होता है ना, है ना। डेबिट कार्ड का अर्थ है कि आपके जो जमा रकम है बैंक खाते के अंदर उसको आप भुगतान करते हैं कोई चीज खरीदने या फिर किसी और अन्य प्रयोजन से, जो आप भुगतान कर सकते हैं डेबिट कार्ड से। इसमें पैसा आपके पास पहले होना चाहिए, सामान आप बाद में खरीद सकते हैं, ठीक है भाई, सामान आप बाद में खरीद सकते हैं, इसमें पैसा रहना जरूरी है, तभी तो आप डेबिट करोगे, है ना। लेकिन क्रेडिट कार्ड में क्या होती है कि मान लीजिए आपके पास पैसा नहीं है, दिवाली आ रही है, घर में चाहिए भाई पटाखे, तो पैसे नहीं है तो पहले पटाखे खरीद लो, बाद में जब आपके पास पैसे आएंगे तो चुका देना। एक टाइम लिमिट होती है, इस टाइम लिमिट के अंदर अगर दे दिए, हर बैंक का अलग अलग है, कोई फिक्स नहीं रहती है, तो आपको नो कॉस्ट मतलब कोई भी आपको जो है इंटरेस्ट भुगतान नहीं करना है। लेकिन अगर टाइम लिमिट से आगे भागे तो आपको जो है इस पे इंटरेस्ट देना है, यही इसकी कमाई है। आपने इस चीज को क्या ही समझाना, इस चीज को तो आप जी रहे हो, तो आप समझते ही हो डेबिट कार्ड क्या है, क्रेडिट कार्ड क्या है। बात करें इससे जो क्वेश्चन बनती है कि इसके जो डिजिट होते हैं कितने डिजिट की होते हैं, तो संभवतः डेबिट कार्ड भी 16 के और क्रेडिट कार्ड भी 16 डिजिट के जो है अंकों का होता है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर तीसरी इससे अंतर निकाल सके तो भाई डेबिट कार्ड पे एक फिक्स फी आपको जमा करना होता है एनुअली, कि भाई आपको जो है डेबिट कार्ड इस्तेमाल करने के लिए 18 रुपया 27 पैसे का सालाना चार्ज किया जा रहा है ना। लेकिन क्रेडिट कार्ड में ऐसा नहीं है, क्रेडिट कार्ड में आप जितनी बार यूज करोगे, जितनी बार आप टाइम लिमिट को पार करोगे, उतनी बार आपको ब्याज देना है, तो इसमें कई बार आपको जो है पे करना होता है। लेकिन डेबिट कार्ड में एक ही बार फी देना होता है एनुअली, ठीक है भाई। इनके अलावा
निम्नलिखित में से कौन सा तैराकी से संबंधित शब्द नहीं है? इस प्रकार के प्रश्न आए हैं, ये 90% है। आप लोग बताएंगे कि ये क्वेश्चन आया था कि नहीं। ठीक है, तो तैराकी से जो संबंधित शब्द हैं आपके, ये आपका बेस्ट स्ट्रोक जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, डॉल्फिन बेंट, रूटीनेस, डॉल्फिन केक, डॉग पैडल, है ना, बैक स्ट्रोक फ्लैग, बटरफ्लाई, स्ट्रोक फ्रंट, कॉल, साइड स्ट्रोक। तो जो भी स्ट्रोक वाला है ना, जो भी स्ट्रोक वाला है लगभग जो है आपके तैराकी से संबंधित होते हैं। आने वाले समय में तैराकी से जो क्वेश्चन बनेंगे कि ओलंपिक में जो स्विमिंग पूल होती है उसमें तैराकी के लिए कितने लेन होते हैं, तो आप कहेंगे जी ओलंपिक में स्टैंडर्ड 10 लेन रखा गया है और विश्व चैंपियनशिप में 8 लेन रखे गए हैं। आप लोग मुझे कमेंट करना 2022 में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहां पे हुआ था। ठीक है भाई, WAC कहां पे हुआ था 2022 के अंदर, जहां पे एक पदक भी जीते थे नीरज चोपड़ा। इसके अलावा अमेरिका के प्रसिद्ध तैराक हैं आपका माइकल फेल्प्स, 8 गो गोल्ड एक के बार में जीत लिया थे। इसके अलावा ओलंपिक 2022 में भारत के लिए ओलंपिक नहीं, यहां पे कॉमनवेल्थ लिख लीजिएगा, CWG में भाग लिए थे ये श्री हरि नटराज, इन्होंने भाग लिए थे लेकिन फाइनल तक नहीं पहुंच पाए। इनके अलावा पैरा तैराक प्रशांत कर्माकर, जिन्होंने राष्ट्रमंडल 2010 में भारत के लिए पदक जीतकर पैरा तैराकी में प्रथम पदक जीतने वाले भारतीय बने थे, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा संविधान का 149 आपसे पूछा गया है। आप जानते हैं कि CAG यानी कैग जो है, इनका लेखा जोखा की बात है, पढ़ा रखे हैं और आर्टिकल पे तो फुल वीडियो ही दे रखे हैं, तो इसमें पढ़ाने की बात ही नहीं उठती, टॉपिक बाजी करा दी है। ठीक है, तो संविधान का 149 किससे संबंध है, तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का जो पावर है, जो शक्ति है, जो कार्य है, इनको दर्शाया गया है आपको आर्टिकल 149 में। रहा बात CAG की नियुक्ति की, तो यह आर्टिकल 148 में वर्णित है नियुक्ति शपथ। ये कौन करवाते हैं नियुक्ति, तो आप कहेंगे जी भारत के राष्ट्रपति कैग की नियुक्ति करते हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक लोक लेखा समिति जो होते हैं हमारे, जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं, विपक्ष के नेता होते हैं। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, अधीर रंजन चौधरी जी थी अभी, है ना, तो ये भी आपसे पूछा गया है लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं। तो इन समिति के जो प्रतिवेदनाओं हैं, जो इनकी जांच पड़ताल है, ये कौन करते हैं, लेखा जोखा का हिसाब तो कैग करते हैं। इनके अलावा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, तो बता ही दिए थे। इनके अलावा संविधान के आर्टिकल 44 भी पूछे गए, 2 आर्टिकल पूछे गए, तो 4 नंबर तो फ्री के हो गए। संविधान के अनुच्छेद 44 का संबंध है समान नागरिक संहिता से। बार बार बताया कि ये हर एक स्टेट में एक ऐसा स्टेट है जहां पे एक्टिव होता है, ये है जी गोवा। गोवा में कोंकणी भाषा, कोंकण तट के सहारे। प्रमोद सावंत जो है आपके CM है, पिल्लई साहब जो है आपके क्या है, राज्यपाल है। गोवा में फेनी जो है पेय पदार्थ के रूप में इस्तेमाल करते हैं। भगवान महावीर अभयारण्य गोवा में है। गोवा में आपका तरंग मेल फेस्टिवल होता है, सिंगो फेस्टिवल होता है, ये सब आपका गोवा में फेस्टिवल होती है। इसके अलावा एक मड फेस्टिवल भी गोवा में होता है, मड वाला फेस्टिवल, लोग कीचड़ में लौटते हैं। इनके अलावा अनुच्छेद 44 का संबंध जो है ये ग्राम पंचायत से संबंधित है। मैंने आपको बता दिया है कि DPSP के अंतर्गत 3 कैटेगरीज में आप आर्टिकल को बांट सकते हैं। एक तो गांधीवादी वाला है, एक आपका उदारवादी वाला है और एक आपका समाजवादी वाला है। तो ये 3 कैटर में आपको जो है DPSP के आर्टिकल बटे हैं। तो जो 40 है ये गांधीवादी में आ जाएगा। अनुच्छेद 50 जो है ये कार्यपालिका से न्यायपालिका का अलगाव है, पृथकीकरण है। अनुच्छेद 51 जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देता है। अनुच्छेद 51A जो है मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। राज्य के नीति निषेध सिद्धांत, गांधीवादी सिद्धांत, उदारवादी बौद्धिक सिद्धांत, समाजवादी सिद्धांत आदि के अनुसार जो है बांटे गए, जो मैंने अभी बताया। इसके अलावा ये जो DPSP है ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, ध्यान रखेंगे, इसे भाग 4 में रखा गया है। जो 36 से 51 के आर्टिकल कवर करते हैं। अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन से है। 48 में एक पार्ट बना दिया गया है जो गोहत्या का निषेध का जो है जिक्र करता है। अनुच्छेद 46 जो है समाज में SC ST या कमजोर वर्ग के जो लोग हैं उनको आर्थिक या शैक्षणिक सहायता प्रदान करने से है। अनुच्छेद 47 जो है ये जो नशीली दवाएं, जो भी ड्रग्स वगैरह है उन पे रोक है। इसके अलावा अनुच्छेद 49 जो है जो भी राष्ट्रीय हित के स्मारक हैं उसकी रक्षा करना, उसको प्रोटेक्ट करना, ये बात को बताया गया है। अनुच्छेद 42 जो है ये प्रसूति सेवा से संबंधित है। प्रसूति सेवा समझते हैं ना, जो प्रेगनेंसी होती है ना, इनसे जो मतलब जो आपका जन्म लेते हैं बच्चा, है ना, तो इनसे सेवा पहुंचाना आर्टिकल 42 है। आर्टिकल 45 में जो है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का व्यवस्था करवाना राज्यों का कर्तव्य है ना। आर्टिकल 51 के 1-11 में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था कराना माता पिता का कर्तव्य है। आर्टिकल 21 के 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा प्राप्त करना उनका फंडामेंटल राइट है। तो शिक्षा का आपका 3 जगह जिक्र है, ध्यान रखेंगे। इनके अलावा
निम्नलिखित में से भारत रत्न से किसे सम्मानित किया जा चुका है, और इसमें शायद 2023 तक दिया था, ठीक है, कि 2023 तक के अनुसार, ठीक है भाई। तो बात वही है, क्योंकि 2019 के बाद तो भारत रत्न मिले ही नहीं, है ना, तो हमें तो गुमराह किया जा रहा है भाई एग्जामिनर के द्वारा। तो ये पंडित रविशंकर ऑप्शन में दिया गया था, यही राइट आंसर हो जाएगा। भारत जो रत्न संगीत के क्षेत्र में है, सबसे पहले एम सुब्बा लक्ष्मी मैडम को दिया गया था, कर्नाटक संगीत से जुड़े हुए थे, 1998 में दिया गया था इनको। इसके अलावा 99 में पंडित रविशंकर साहब को दिया गया था, 2000 में लता मंगेशकर और बिस्मिल्लाह खां को दिया गया था, माफ कीजिएगा 2001 में, और 2009 में पंडित भीमसेन जोशी को, और 2019 में भूपेन हजारिका साहब को दिया गया था भारत रत्न, ठीक है। इनके अलावा भारत रत्न, है ना, सचिन तेंदुलकर को भी दिया गया है, जो क्रिकेटर हैं, 2014 में दिया गया था। भारत रत्न की शुरुआत 1954 में होती है। इनके प्रथम विजेता एस राधाकृष्णन है, हालांकि 3 आदमी को दिया गया था, लेकिन पहला जो रिसीव हुआ एस राधाकृष्णन साहब को दिया गया, जो हमारे स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और फर्दर जो है सेकंड राष्ट्रपति बने, और इन्हीं के जन्मदिन पे हम 5 सितंबर को जो है टीचर डे सेलिब्रेट करते हैं, है ना। इनके अलावा जो आपका भारत रत्न की बात है, तो ये इंडिया का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है। इसके अलावा और क्या बात कर सकते हैं इसमें भारत रत्न में, भारत रत्न में मैं क्या बात कर सकता हूं, एक सेकेंड, पहले ये मरणोपरांत दिया गया, फिर बाद में बंद कर दिया गया, अब फिर से दिया जा रहे हैं, तो ये सब बात ध्यान रखेंगे। भारत रत्न जो है विदेशी प्राप्त करने वाले खान अब्दुल गफ्फार खान है, नेल्सन मंडेला है। इसके अलावा भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला जो है इंदिरा गांधी है, तो ये सब बात आपको ध्यान रखना है। इनके अलावा फ्यूड का सिनोनिम्स आपसे पूछा गया है। फ्यूड होती है ना, उसकी सिनोनिम्स आपसे पूछी गई है। दुश्मनी टाइप से होता है मेरे ख्याल से फ्यूड का, आप लोग बताएंगे कि इसका सिनोनिम्स क्या होता है। फ्यूड का मतलब मेरे ख्याल से दुश्मनी टाइप से होता है ना। आप लोग मुझे बताएंगे कि इसका क्या आपने लगाया और क्या ऑप्शन में दिया गया था या फिर क्या होता है। यक्षगान किस राज्य से संबंधित है? यक्षगान जो है ये आपका कर्नाटक से संबंधित है, ये तो बहुत ही कॉमन है ना। वीरगस्य कुनिथा ये भी आपके कर्नाटक से संबंधित है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है ना। इनके अलावा ओनम, बीसू, मकर बिलक्कू ये सभी के सभी आपके केरल राज्य के प्रमुख त्योहारों में से हैं, तो इन्हें भी ध्यान रखें। ओनम अभी हुआ है, 2-3 दिन पहले ही ओनम सेलिब्रेट किया गया है। इनके अलावा रिवाइव का आपसे सिनोनिम्स पूछा गया है कि रिवाइव का सिनोनिम्स क्या होता है। तो भाई रिवाइव का मतलब ना सक्रिय होता है, सक्रिय होता है, पुनर्जीवित करना होता है, जान फूंक देना, जान डालना, इस प्रकार से रिवाइव का मीनिंग हो जाएगा। एक्टिव भी हो सकता है रिवाइव का मीनिंग, कोई बड़ी बात नहीं है। सक्रिय का मतलब ही एक्टिव होता है, तो रिवाइव का भी हो सकता है। इसके अलावा कोशिका का खोज किसने किया था, यह प्रश्न आपसे आया है, या फिर तंत्रिका उत्तक की इकाई क्या होती है, यह प्रश्न आया है। इन दोनों में से कोई प्रश्न शायद से आए हैं, है ना भाई। तो ये जो है आपके कोशिका की खोज अगर पूछा है तो रॉबर्ट हुक 1665 ईस्वी में किए थे, है ना, ये तो कॉमन सी है। पादप कोशिका और जंतु कोशिका बेसिकली 2 टाइप के कोशिका होते हैं, है ना। और अगर आप इनके भी अंदर जाएंगे तो फिर यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक हो जाएंगे, है ना। लेकिन फिलहाल में यहाँ पे 2 बेसिक पार्ट पढ़ेंगे, पादप कोशिका और जंतु कोशिका। कोशिका में जो होती है पादप वाली, उसके अंदर आपका सेल वॉल और पिगमेंट होता है। पिगमेंट मतलब जो आपका हरित लवक वगैरह होते हैं, ये आपके जंतु कोशिका में होते हैं। कोई भी जो आपका माफ कीजिएगा पादप कोशिका में होती है, जंतु कोशिका में नहीं होती है सेल वॉल और पिगमेंट। तो जो सेल वॉल है, जो कोशिका भित्ति है, ये पौधे में क्या करता है, आकार देता है, स्ट्रक्चर देता है, साथ ही साथ उन्हें मजबूती प्रदान करता है ताकि तुम खड़े रहो, थोड़ा बहुत बिहार और आंधी वगैरह आए तो गिरना मत, ठीक है। इसके अलावा जो लुवेन हॉक है, लुवेन हॉक जो है ये 1674 में कोशिका का खोज करा था, लेकिन जो है लाइव वाला कोशिका, जीवित कोशिका का खोज करा था। तो दोस्तों इतने प्रश्न प्राप्त हुए, जो 1-2 क्वेश्चन बच गए हैं मैं आपको अगले शिफ्ट में इंक्लूड कर लूंगा। तो मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। ये पीडीएफ आपको एनालिसिस वाला फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसका नाम क्या है, टुडे एग्जाम। भैया नाम एक ही जैसा रखना चाहिए, नहीं तो दिक्कत होती है, क्यों, है ना, ज्यादा रंग नहीं बदलना चाहिए भाई, हम गिरगिट थोड़ी है ना है। तो ये भाई टुडे एग्जाम जो है आपका चैनल का भी नाम है, टेलीग्राम वाला भी आप डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा। कलाम साहब की फोटो लगे हैं डीपी में, तो आप जो है ज्वाइन कर लीजिएगा। 9000 के करीब सब्सक्राइबर है, वहां पे आपको जो है ये पीडीएफ दे दिया जाएगा एनालिसिस वाली फ्री में। तो हम मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों। अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा ना।